नमस्कार। आज हम भारत के न्यायिक प्रशासन में एक बहुत ही जरूरी और बड़े सुधार पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर दिक्कत है क्या, फिर इसका क्या हल निकाला जा रहा है और ये काम कैसे करेगा, इस पर बात करेंगे। इसके फायदों को भी जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। देखिए, भारत में एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि इस सिस्टम को चलाने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी हकीकत बिल्कुल अलग है। न्यायिक कर्मचारी संघों की ये बात इस पूरे मुद्दे की जड़ को पकड़ती है कि वो सब एक ही सिस्टम का हिस्सा तो हैं, लेकिन उनके साथ बर्ताव अलग-अलग होता है। मतलब काम एक जैसा, लेकिन व्यवहार में भारी असमानता। तो सवाल ये है कि ये असमानता दिखती कैसी है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक कोर्ट का स्टाफ है जो एक राज्य में काम कर रहा है। उसका पद, उसका वेतन ठीक वैसा ही काम करने वाले किसी दूसरे राज्य के स्टाफ से एकदम अलग हो सकता है। सोचिए, काम वही पर पहचान और तनख्वाह अलग। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मामला सिर्फ सैलरी का नहीं है। इसका असर एक कर्मचारी के पूरे करियर पर पड़ता है। मतलब उसका डेजिग्नेशन क्या होगा, उसकी भर्ती कैसे होगी, और तो और उसे प्रमोशन के मौके कैसे मिलेंगे। सब कुछ अलग अलग होता है। अब इसी बिखराव को देखते हुए एक प्रस्ताव सामने आया है जो काफी जोर पकड़ रहा है, और वो है एक राष्ट्र एक न्यायिक कर्मचारी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक सेंट्रल बॉडी सबको नौकरी देगी, नहीं। इसका असली मकसद है कि पूरे भारत में हर अधीनस्थ अदालत के कर्मचारी के लिए सर्विस की शर्तें, पद का नाम, सैलरी स्ट्रक्चर और प्रमोशन, इन सब के लिए एक कॉमन, एक जैसा फेयर सिस्टम बनाया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो ये कि ये सब हाई कोर्ट्स के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, इसका लक्ष्य यही है कि संविधान के आर्टिकल 229 के तहत जो अधिकार हाईकोर्ट्स को मिले हैं वो बने रहें और साथ ही एक रूपता भी आ जाए। मतलब ये प्रस्ताव जुडिशियल इंडिपेंडेंस का पूरा सम्मान करता है। हाईकोर्ट्स का अपने स्टाफ पर कंट्रोल पहले की तरह ही रहेगा। तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले एक सेंट्रल बॉडी कुछ मॉडल नियम बनाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस उस मॉडल को मंजूरी देगी, और आखिर में हर हाई कोर्ट उन नियमों को अपने हिसाब से अपनाएगा और उनमें जरूरी बदलाव भी कर सकेगा। तो ये एक तरह का कोलैबोरेटिव मॉडल है। स्टैंडर्ड राष्ट्रीय होगा, लेकिन कंट्रोल और आखिरी फैसला हाई कोर्ट का ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब से फायदा क्या होगा। मतलब ये कि एक ज्यादा मजबूत और एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम बनाने में कैसे मदद करेगा। इसके फायदे बहुत जबरदस्त हो सकते हैं। एक तो सर्विस की शर्तों में बराबरी आएगी। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज्यादा एफिशिएंट होगा। जो सालों से चली आ रही गड़बड़ियां हैं वो दूर होंगी। और तो और जो ई-कोर्ट्स जैसे डिजिटल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये उन्हें भी सपोर्ट करेगा। अगर हम इन सारे फायदों को देखें तो इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 50% जाता है कर्मचारी कल्याण को, दूसरा 30% सिस्टम की एफिशिएंसी को, और बाकी 20% राष्ट्रीय एकता को। तो साफ है कि सबसे ज्यादा असर उन कर्मचारियों की भलाई पर पड़ेगा जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर सिस्टम को चलाने वाले कर्मचारी एकजुट होंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम मजबूत होगा। एक ज्यादा एकजुट एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ही पूरे देश के लिए एक मजबूत और असरदार न्यायपालिका की नींव रख सकती है। तो सवाल ये है कि ये प्रस्ताव आज की तारीख में कहाँ तक पहुंचा है। देखिए, ये सिर्फ कागजों पर एक आइडिया नहीं है। 6 से ज्यादा राज्यों के जुडिशियल एम्प्लॉय एसोसिएशन जैसे कि ओडिशा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार को बाकायदा लिखकर दे चुके हैं और इस बदलाव के लिए लगातार कैंपेन भी चला रहे हैं। इस आंदोलन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी है। पहले सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिए गए, फिर जागरूकता अभियान चलाए गए, याचिकाएं भी दायर हुईं, और अब ये उस स्टेज पर है जहां एक पॉलिसी लेवल पर फैसले का इंतजार है। तो क्या एक यूनिफाइड स्टाफ ही एक सही मायने में मॉडर्न भारतीय न्यायपालिका की चाबी साबित होगा? ये सुधार सिर्फ आम नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी बराबरी लाने की कोशिश है जो इस न्याय के सिस्टम को मजबूती से थामे हुए हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसकी विरासत क्या होगी।